Now discuss about the another important topic. Motion of a point mass tied with the string wound over the cylinder. जैसे ये इसके ऊपर धागा बांध दिया जाए और फ्री एंड पर एक पॉइंट मास लगा दिया गया है, ठीक है, और ये अपने एक्सिस पर है. जैसे पॉइंट मास को रखेंगे तो ये क्या होगा, अनवाउंड होना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक दिस, अनवाउंड होना स्टार्ट. तो हम लोग इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे, टेंशन निकालेंगे स्ट्रिंग में, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो डायग्राम इस तरह है. The point mass, weight downward, tension upwards, R is the radius of the cross sectional path. और जैसे ही आपने पॉइंट मास लगाया ये सिलेंडर अनवाउंड होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक दिस, अनवाउंड, यानी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा. तो इक्वेशन देखो क्या बनेगी. जो इक्वेशन बनेगी इसके लिए कि जो नीचे आ रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg minus t equals to ma. Simple equation. Tension toward the rigid supporter, weight acting downwards, तो mg minus t equals to ma. tau equals to I अल्फा होता है और अल्फा होता है a by r. ये सेकेंड इक्वेशन बन गया, ठीक. अब यहां पर आपको पता है कि रोटेट कर रहा है, सिलेंडर रोटेट कर रहा है, तभी तो पॉइंट मास नीचे आ रहा है. और अगर ये रोटेट कर रहा है तो हु इज द रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द रोटेशन मोशन. कौन रोटेशन मोशन इसको प्रोवाइड कर रहा है, वेट या टेंशन. हु इज द रेस्पॉन्सिबल. वेट उसको रोटेट करा रहा है या स्ट्रिंग की जो टाइटनेस है वो उसको रोटेट करा रही है. तो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, उससे आप क्लियर समझो. पतंग उड़ाते ना, पतंग, और अगर हवा कम चल रही है, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल से पतंग उड़ पाती है. आपने एक बच्चे को दूर भेज दिया और उसको उड़ा लिया धीरे, ऐसे कर करके थोड़ा बहुत आपने उसको एडजस्ट करने की कोशिश की, और आपने जो चरखी होती है आपने ऐसे पकड़ ली, वो यूँ हिलती रहेगी, खुलेगी भी नहीं. फिर क्या करना पड़ता है, अपने हाथ से देना पड़ता है, ऐसे ढील दे रहे. तो उसमें होता क्या है, फिर जो पतंग होती है वो इस तरह होती है, और ज़्यादा ढीलोगे तो ऐसे हो जाएगी, और दोगे तो यूँ हो जाएगी, और वहीं हिलती रहेगी, ठीक है. जब एयर ब्लो कर रही हो, बढ़िया पतंग हो, एयर ब्लो कर रही हो, तब आपने देखा कभी, तब क्या होता है, वही पतंग है, वही धागा है, वही चरखी है, एयर ब्लो कर रही है. फिर स्ट्रेट होता है धागा, स्ट्रेट, और आपने ऐसे कर दी ना, अगर खर 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 कर कर चलना स्टार्ट, अनबाउंड होना स्टार्ट, बहुत फास्ट, यूं यूं करके चली जाती है पतंग, पकड़ना पड़ता है उसको, ठीक है. तो अब चरखी को कौन चला रहा है, पतंग वही है, धागा वही, सब कुछ वही है, वेट तो वही है, लेकिन चरखी क्यों चली, क्योंकि धागा टाइट हो गया, टाइट, टेंशन. तो हु इज द रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द टॉर्क, टेंशन. ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं, वेट. सर वेट है तभी तो टेंशन आया है, लेकिन डायरेक्टली कौन इन्वॉल्व है, टेंशन. वेट तो पहली वाली पतंग में भी था, लेकिन स्ट्रिंग टाइट नहीं थी, इसलिए चरखी नहीं चल रही थी. जब यूं थी एकदम स्ट्रिंग, तो चरखी बहुत तेज दौड़ती, खर 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 एकदम. तो हु इज द रेस्पॉन्सिबल, टेंशन. तो
एक और फॉर्मूला बन जाएगा, टाउ कॉस टू टी इंटू आर। सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर दो, टी आर कॉस टू आई ए बाई आर और टी कॉस टू आई ए बाई आर स्क्वायर। और इस टेंशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो, एम जी माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम ए, और एम जी इक्वल्स टू ए कॉमन ले लो, एम प्लस आई ओवर आर स्क्वायर, और यहां से ए मिल जाएगा एम जी अपॉन एम प्लस आई ओवर आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया है। क्योंकि हम लोग सॉलिड सिलेंडर लेके चल रहे हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो अब यहां पर मिलेगा आपको एम जी एम प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा, अब यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो गया, नीचे 3/2 हो गया, 2/3 जी एट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और अगर ये वैल्यू एक्सेलरेशन की है तो देखो टेंशन क्या होगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर, ए 2/3 जी बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर टेंशन मिल जाएगा 1/3 एम जी। तो ये एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज आ गई। ठीक है, दोबारा देख लो। एक सिलेंडर है, उस पर धागा लिपटा हुआ है और फ्री एंड पर एक लोड लगा दिया, पॉइंट मास। जैसे ही लगाया वैसे ही अनबाउंड होना स्टार्ट हो गया, मतलब पॉइंट मास नीचे आएगा, टेंशन ऊपर लग रहा है। इक्वेशन बनेगा एम जी माइनस टी कॉस टू एम ए, टाउ कॉस टू आई अल्फा होता है, अल्फा ए बाई आर होता है, टाउ कॉस टू टी इंटू आर होगा, क्योंकि टेंशन ही रेस्पॉन्सिबल होगा टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए। दोनों को इक्वेट किया तो टी आ गया आई ए बाई आर स्क्वायर, और इस टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में लगा दिया तो एक्सेलरेशन आ गया एम जी अपॉन एम प्लस आई ओवर आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें पता है हाफ एम आर स्क्वायर होती है। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा 2/3 जी, और जब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग फोर्थ इक्वेशन में लगाएंगे तो मिलेगा 1/3 एम जी। क्लियर? अब एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं इसके ऊपर। A cord of negligible mass is wound around a rim of a flywheel of mass 20 kg, a radius 20 centimeter. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown in figure. डायग्राम अभी बनाते हैं। The flywheel is mounted on a horizontal axle with frictionless bearings. Calculate the angular acceleration of the wheel. Second part, find the work done by the pull when 2 meters of the cord is unwound. Third part, find also the kinetic energy of the wheel at this point. Assume that wheel starts from rest. Next part है compare answer to part B and C.
एक डायग्राम गिवन है, लोगों के हिसाब से डायग्राम गिवन है, वो देखो आप। ये डायग्राम गिवन है और यहाँ पे 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है, रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मास गिवन है 20 kg और फोर्स तो गिवन है 25 न्यूटन। दोबारा सुने क्वेश्चन। A cord of negligible mass is wound around the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 centimeter. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown in figure. The flywheel is mounted on a horizontal axle with frictionless bearings. पहला पार्ट, कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाई व्हील। पहला पार्ट जो हमें निकालना है वो अल्फा निकालना है। नाउ चलो एक एक करके हम लोग करते जा रहे हैं, 4 पार्ट हैं तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है कि कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाई व्हील। तो एक्चुअली टाउकस टू आई अल्फा होता है और टाउकस टू एफ इंटू आर भी होगा, तो एफ इंटू आर इक्वस टू आई अल्फा हो गया, तो अल्फा हो जाएगा एफ आर ओवर आई। ठीक है, और अब जरा देखो एफ दिया हुआ है 25, आर 0.2 कन्वर्ट कर लिया गया, 20 सेंटीमीटर शायद दिया हुआ है, इट्स 20 सेंटीमीटर यस। और आई होता है फ्लाई व्हील के लिए हाफ एम आर स्क्वायर, मास 20 kg, 0.2 इंटू 0.2 तो 0.4 हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स 0.4। 25/2 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहला पार्ट आ गया। यानी हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना, तो क्या किया मैंने, टाउकस टू आई अल्फा पता है, टाउकस टू एफ इंटू आर हो गया, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो अल्फा हो गया एफ आर बाई आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, और ये सब वैल्यू गिवन थी, उसको वैल्यू पुट करके मिला आपको 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनबाउंड। सेकेंड पार्ट है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। जब जो कॉर्ड है वो 2 मीटर अनबाउंड हो चुकी है, 2 मीटर नीचे आ चुकी है, और आपको पता है कि वर्क डन एफ इंटू एस होता है, एफ 25 है और एस 2 मीटर हो गया, तो वर्क डन कितना हो गया 50 जूल, तो वर्क डन हो गया 50 जूल। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इस तरह है, find also the kinetic energy, find also the kinetic energy of the wheel at this point. Assume that wheel starts from rest. आपको पता है व्हील अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, ऐसे यूं फिटेड है एक्सिस पर और यूं घूम रहा है, और हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। हमें ये कैलकुलेट करना है।
आई पता लेकिन ओमेगा नहीं पता है, ओमेगा इज नॉट गिवन। हमें ये पता है कि भाई ओमेगा नॉट यानी ओमेगा नॉट या ओमेगा 1 क्या है, 0 है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, टाइम वगैरह कुछ दिया नहीं है, ठीक है। और सिर्फ हमें पहले वाले पॉइंट से अल्फा पता है जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, अल्फा कैलकुलेट कर चुके हैं, वो क्या है 12.5 रेडियन पर सेकेंड। अगर हम थर्ड इक्वेशन भी लगा दें तब भी मुश्किल आएगा, क्योंकि दो वेरिएबल हो गए थीटा एंड ओमेगा, ओमेगा नॉट चलो 0 भी हो गया, तो ये भी इक्वेशन तब लग पाएगा जब हमें थीटा पता हो, ठीक है। तो आपको पता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और हमें रेडियस तो पता ही है 20 सेंटीमीटर है। और अब जरा देखो, थीटा निकालने के लिए आर्क अपॉन रेडियस, आर्क और रेडियस है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 हो गया, और आर्क भी कितना हुआ, जब 2 मीटर नीचे चली है तो उस 2 मीटर अनबाउंड होने में वो कितना रोटेशन लिया होगा उसने, ठीक है। तो बाई 0.2 थीटा कितना हो गया 10 रेडियन। भाई 2 मीटर चलने में वो कितना अनबाउंड हुई ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइड बाई रेडियस 0.2 कितना आ गया 10 रेडियन, 10 रोटेशन 10 रेडियन बन गया। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, अब ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ये 0 है, अल्फा 12.5, थीटा है 10, $250, और उसको चलो 250 ही रूट में रहने दो। अब निकालना में काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ आई, 0.4 है आई, तो ओमेगा इसका 250 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ गया 50 जूल, यानी थर्ड का आंसर भी कितना आ गया 50 जूल। तो अब क्वेश्चन ये है अगले पार्ट में कि जो सेकेंड और थर्ड में कंपेयर द आंसर इन पार्ट बी एंड सी, मतलब सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड के अगर आंसर को कंपेयर करें तो जितना वर्क डन आपने किया है उतनी एनर्जी उसको मिल रही है। आपने वर्क डन किया 50 जूल और एनर्जी कितनी है उसके पास 50 जूल, जो आपने वर्क डन किया वो सारा एनर्जी स्टोर हो जाएगा, यानी कुछ भी लॉस नहीं हुआ, इसीलिए दोनों के आंसर सेम है। क्लियर? आप देखें जो वर्क डन है 50 जूल है और एनर्जी भी कितनी 50 जूल है, तो एनर्जी लॉस नहीं हुई, जो भी आपने वर्क डन किया वो 100% उसकी एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये न्यूमेरिकल था, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था, और उसके 4 पार्ट हैं, कई बार ये 5 नंबर तक में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं। समझ गए, फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्जी हाफ mr² होता है, और उसी से हमने एक एक स्टेप्स को सॉल्व किया। इज इट क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट।